हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं बकैनो का एपिसोड नंबर 2 आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं चाहता हूं इससे पहले आप एपिसोड नंबर 1 एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स के नेम मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में बताए हैं और कहानी एपिसोड 1 के बाद की है जो अब शुरू होती है। एपिसोड 2 में हमारे सामने कई सारे राज और जो फर्स्ट एपिसोड में जो मिस्ट्री थी वो सेकंड में आगे कंटिन्यू होती है और आगे आगे हमें देखते हैं कि धीरे धीरे सारे पत्ते खुलने लगेंगे। आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, बहुत मोटिवेशन सा मिलता है इससे। चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमें 1931 का वर्ष दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनियन स्टेशन पे अंतर्राष्ट्रीय द्वीप एक्सप्रेस फ्लाइंग पुसीफुट न्यूयॉर्क के लिए जा रही होती है। उसी वक्त वहाँ पे एक औरत चलते हुए आती है और कंडक्टर से बोलती है, मुझे एक बैड फीलिंग आ रही है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो पुसीफुट ट्रेन है ये एक कर्स ट्रेन है। बूढ़ी औरत जिससे बात कर रही होती है वो उसका पति होता है। वो अपने पति से कहती है, आपको इस ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए, मुझे इस यात्रा के दौरान कई लोगों की मौत हो जाएगी और जो बचेंगे वो अच्छे भाग्य वाले होंगे और जो इंसान नहीं है। इस सीन ने मुझे सिक्स सेंस मूवी की याद दिला दी। एक बार फिर से 1930 के समय में मुड़ती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमारा फोकस हमें दिखाया जाता है मारिया और इसाक पे, जो कि एक कैलिफोर्निया की खदान में सोने की खनन कर रहे होते हैं। इसाक मारिया से कहता है कि यह हम पृथ्वी से चोरी कर रहे हैं। मारिया इसाक से बोलती है कि हम लोग नदी के पास जाके क्यों नहीं सोना खोज रही है, खुदाई क्यों कर रहे हैं। यह सुन के इसाक एकदम आश्चर्य हो जाता है और वो बोलता है, मैंने यहाँ पे एक सेंटीपीड को गुफा के अंदर जाते हुए देखा है। सेंटीपीड का मतलब यहाँ जापानीज कैरेक्टर में बताया गया है कि सेंटीपीड भाग्य का होता है। सेंटीपीड देखना मतलब आपको भाग्य चमकने वाला है। और इस आग को खुदाई करते करते 4 महीने हो गए हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक एनिस नाम की लड़की का न्यूयॉर्क से लेटर आता है। उसको एनिस काफ़ी ज़ोर ज़ोर से पढ़ रही होती है ताकि वो इसाक को सुना सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पत्र में लिखा होता है कि वो इसाक और मारिया के बारे में हमेशा सोचती रहती है। उनको लगभग 1 साल पहले न्यूयॉर्क छोड़ दिया था और उन्हें बहुत याद किया। वह इसाक और मारिया को वापस आने और मिलने के लिए भी कहती है, क्योंकि उसने सुना है कि वे अपने खनन प्रयासों में बहुत सफल नहीं रहे। इसाक और मारिया से कहती है कि तुम दोनों मेरे भाई बहनों की तरह हो। इस समय बताती है कि वो अपने सगे भाई बहनों से कभी नहीं मिली। इस बात को सोच के काफ़ी दुखी रहती है, लेकिन जब वो इसाक और मारिया से मिली तो वो काफ़ी उनके बारे में सोच सोच के खुश हुआ करती है और वो अपनी परेशानी को दूर कर देती है। इसाक मारिया से पूछता है, क्या मारिया एनी के भाई बहन मर गए हैं क्या? तो इसाक जल्दी से उनकी चिंता को शांत करने का एक तरीका सोचता है। पत्र को देखते हुए वह फैसला करता है कि एनिस वास्तव में एक छोटे भाई की इच्छा व्यक्त कर रहा है। इसाक मारिया को सुझाव देता है कि जब हम न्यूयॉर्क जाएंगे तो रास्ते में हम एनी के लिए कुछ गिफ्ट तो खरीदना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तो हमें चोरी करनी पड़ेगी, मतलब डकैती डालनी पड़ेगी। ये सीन बड़ा फनी होता है। इसाक और मारिया बहुत ही फनी कैरेक्टर है इस एनिमे के। इसाक और मारिया चोरी करते हैं और उनकी चोरी सफल रहती है। कहा जाता है इसाक और मारिया चोरी करने के बाद सोचते हैं, यार हम ट्रेन में भी चोरी कर सकते हैं। तो वो वेस्ट के गनमैन और सैलून गन के रूप में कपड़े भी पहन लेते हैं। पे भी जहाँ पहुंचते हैं, जहाँ पे वो पुसीफुट खड़ी रहती है। ये वक्त जो चल रहा है वो 1931 का चल रहा है, जहाँ से ये सारी गड़बड़ चालू है। और मारिया एक समूह को देखते हैं जो कि काले कपड़े में लिपटे हुए होते हैं, जो कि बेसिकली म्यूजिशियन होते हैं। फिर हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है टोनी, और उसके साथ 2 कंडक्टर खड़े रहते हैं जो कि उम्र में उससे बड़े होते हैं। वो टोनी की तारीफ करते हैं कि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो। मैं जकूशी स्लॉट दिखाया जाता है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ये लड़का जो होता है बेसिकली क्राइम नेचर का होता है, जो हमेशा रोता रहता है, और यंगर लीडर होता है डेलिंक्वेंट गैंग का, जो कि शिकागो में बेस है। इसे अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है क्योंकि हमेशा रोता रहता है। फिर दिखाया जाता है कि एक आदमी और एक लड़का जकूजी गैंग के पास एक मालगाड़ी के पास खड़े हैं। वह आदमी लड़के को सूचित करता है कि उसने कार के फैट बोर्ड जो होता है, फैट होल्ड में, जो कि बेसिकली ट्रेन के अंदर एक सिस्टम होता है, जगह होती है, वहाँ पे एक हिडन डोर बना दिया है ताकि अगर ट्रेन में किसी प्रकार का विस्फोट वगैरह हो तो हम बच सकें। दिखाया जाता है कि इसाक और मारिया जो वो म्यूजिशियन होते हैं उनकी जासूसी करना चालू करते हैं, क्योंकि उनका ध्यान उनके श्वेत पहने हुए कपड़ों के ऊपर होता है। लुआ क्लैन के लोग दिखाए जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि कैसे फर्स्ट क्लास के जो लोग हैं वो इन संगीतकारों को देखे जा रहे हैं घूर घूर के, ये फर्स्ट क्लास में होना डिजर्व ही नहीं करते। मतलब वो इसाक और मारिया की बात कर रहे होता है कि यहाँ पे कोई है जिस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। कौन? जो मालदार पार्टी है। ये भी एक चोरी होते हैं, मतलब ठग माफिया में से एक। जो माफिया के अंदर काम करने वाला लड़का बोलता है कि यहाँ पे मेरी बेरियम जो सेनेटर मैनफ्रेड बेलियम की पत्नी है और बेटी के रूप में करता है। तो वो कहता है बस और क्या, अब तो हम इनको लूटेंगे और मजे करेंगे। देख रहे हो, इसका नाम है लेड रूसो। ये एक ही बहुत ही वायलेंट हिटमैन होता है जो कि खून को देखने पसंद करता है, और ये रूसो फैमिली का मेंबर होता है।
में हमें आगे दिखाया जाता है कि का एक आदमी कंडक्टर को मार के उसके कपड़े पहन लेता है। लेड टीम ने जितनी भी वाइट कलर के क्लोथ पहन रखे होते हैं, तो इसाक को मैरे कहती ये साले लगता है किसी वेडिंग से आए हैं या वेडिंग शादी में ही, मतलब ट्रेन में ही वेडिंग बना के मानेंगे। तो इसाक मारे से कहता है अब तो पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि शादी है, महंगे महंगे उपहार मिलेंगे, ज्वेलरी तो होगी ही, तो मतलब हम अच्छे से लूटेंगे। कंडक्टर को लेड के आदमी ने मारा था, उसका नाम था टॉनी, वो यंग कंडक्टर जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। सेनेटर बेरियम का एक आदमी बताता है कि जो ट्रेन पुसी फुट है वो अपने निर्धारित समय से चलती है, आपका आइटम और आपकी बीवी और बच्चे दोनों भी सुरक्षित हैं। बेरियन का सहयोगी कहता है कि जो मैंने आपका महत्वपूर्ण सामान है वो मैंने फर्स्ट क्लास डिब्बे से हटा दिया है ताकि हमको किसी पे शक ना हो। अगर कोई चोरी भी होती है तो वो इतनी दूर है कि किसी को उस पर शक नहीं जाएगा। तो बेरियम बोलता है मेरे बीवी बच्चों की ज़्यादा परवाह मत करो, वो जो भी होगा उनको उनकी किस्मत पे छोड़ दो। मतलब बेरियम जो है कुछ खिचड़ी पका रहा है भाई। एनिमे शिफ्ट होती है जकूजी की तरफ, जो कि बार टेंडर से बात कर रहा होता है और अपने प्लान के बारे में बताता है। तो बार टेंडर उसकी मदद करता है कि जितना भी सेफ्टी माल है वो वन में रखा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, क्योंकि वहाँ पे एक हाई पैकेज के अंदर बॉम्ब भी है जो बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है। तो जकूजी भाई काफ़ी डर जाता है। इतने में ही वहाँ पे मारिया और इसाक आ जाते हैं और जकूजी से दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि वो जकूजी को सोचते हैं कि ये बच्चा है, काफ़ी डरा हुआ है, तो हम इसकी हेल्प कर देते हैं। इसाक और मारिया जकूजी की टांग खींचते हैं और कहते हैं अगर तुमने कुछ गलत किया तो जो ट्रेन के कंपार्टमेंट वाले हैं ये सब तुम्हें खा जाएंगे। ये सुन के तो जकूजी इतना डर जाता है कि भाई पूछो मत। और सीन शिफ्ट होता है कंडक्टर की तरफ। वो उनमें से जो बड़ा कंडक्टर होता है वो टॉनी को बताता है कि, सॉरी टॉनी नहीं, वो जो लॉर्ड का गुस्तावो का आदमी होता है उसको, कि पिछली कार में कंडक्टर के डिब्बे में यंग कंडक्टर रेल ट्रेसर को अपने पुराने सहयोगी को एक राक्षस के रूप में वर्णित करता है। वो बताता है कि जो ट्रेनों का पीछा करता है यहाँ पे भूत प्रेत हैं और इस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा डरावनी चीज़ें होती रहती हैं। ये सिर्फ एक अफवाह होती है जो कि सिर्फ डराने के लिए बनाई जाती है। तो इसाक फिर वापस जकूजी से कहता है कि अगर कोई ट्रेन सवार रेल ट्रेसर की कहानी बताता है तो उस ट्रेन को रेल ट्रेसर द्वारा लक्षित कर लिया जाता है। यह सुन के तो वापस जकूजी के डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है भाई। के बाद जकूजी जो होता है वो अपने पैरों से छलांग लगाता है और दूसरे वर्ग की ओर भाग जाता है। कंडक्टर से रोकथाम के तरीके के बारे में पूछता है कि ट्रेन ये कैसे रुकेगी, जबकि नाइस जकूजी को डरावने वाली बिल्ली स्वभाव को दिखाया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गूस अपने आदमियों को विश्वास दिलाता है कि ट्रेन में उनके कार्यों के जो मास्टर ह्यू होते हैं उनकी रिहाई को बचाने के लिए जकूजी गलती से अपनी उम्मीदवार भीड़ जकूजी जो होता है वो लेड से टकरा जाता है। तो लेड गुस्से से उसकी तरफ चिल्लाता है। जकूजी पीछे मुड़ता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं कंडक्टर को ढूंढ रहा हूँ ताकि ये ट्रेन को रुकवा सकूँ, और क्योंकि इस ट्रेन में सारे लोग एक बहुत बड़े खतरे में हैं। बाद ही लेम्यूर अपनी गन निकालता है और गन तान देता है। वो कहता है जिसने भी आज तक ये कहानी सुनी है वो जिंदा ही नहीं रहा। फिर सारी बात समझ में आती है कि इस ट्रेन में चल क्या रहा है। मैं आपको बताता हूँ, तो हुएल एफोर्ड है ना, वो बेसिकली इमोर्टल है, वो 17th सेंचुरी से चलता हुआ आ रहा है। उसको जो गवर्नमेंट होती है कब्जे में कर लेती है, तो उसको छुड़ाने के लिए लेड आता है जो कि उसका एक साथी। लेम्यूर क्या करता है, वो जो कंडक्टर होता है छोटा वाला, उसके सिर पे गन रखता है और गोली चला देता है। और हमें 1931 का समय दिखाया जाता है जहाँ पे डेली डेज नाम का एक न्यूज़पेपर होता है, उसके सारे कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। डेली डेज के न्यूज़पेपर वाले देखते हैं कि दो बहुत शेडी से आदमी उनकी तरफ आ रहे हैं। ये देखकर जो उनका बॉस होता है वो आता है और वो देख के बचा लेता है कि ये दोनों टुरोटा फैमिली से हैं। शॉक हो जाते हैं कि इस आदमी को हमारा नाम और हमारी फैमिली का बिलोंगिंग का कैसे पता चला। तो डेली डेज के बॉस बोलता है इन्फॉर्मेशन ब्रदर, ये सब तो रखना मेरा काम है, तभी तो ये न्यूज़पेपर चल रहा है। से एक पुरुष जो होता है वो डला जॉनर्ड के नामक एक गुंडे के बारे में उनसे सुनना चाहता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम इस नाम के व्यक्ति को जानते हो। उनका बॉस उसे बताता है कि जो कि डालस को जॉनर्ड परिवार के दूसरे बेटे के रूप में रखता है। यह एक कुख्यात किशोर अपराधी है जो कि वर्तमान में कहाँ है इसका तो मुझे पता नहीं है। पेपर का बॉस आगे की जानकारी बताने के लिए बड़े स्मार्टली $500 की डिमांड करता है और साथ ही उन पुरुषों की भी जानकारी का वाचा करता है जो उसके बारे में और बता सकें। तो हमें 1930 का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पे डलास अपने 3 साथियों के साथ एक छोटी सी गली से गुजर रहा होता है जो कि वो लंदन की गलियाँ होती हैं। रास्ते से जा रहा होता है, वहीं पे एक और आदमी डलास की तरफ आ रहा होता है और वो अपनी सिगरेट उठा के डलास की तरफ फेंकता है और बोलता है मैं रुसोवो फैमिली का हूँ। ये सुन के डलास को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को बहुत ही बेरहमी के साथ मारना चालू कर देता है। जब तक मारता है जब तक उस आदमी का जबड़ा टूट नहीं जाता।
वहाँ पे लक गैंडोर और बर्ग गैंडोर आ जाते हैं, जो कि डेलोस की कलाई पकड़ लेते हैं और उसे हत्या ना करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि तुम पे वैसे ही बहुत चार्जेस लगे बैठे हैं। सीन में हमें लेड रूसो फ्लाइंग का दिखा जाता है। 1931 का वक्त है जब वो ट्रेन चल रही होती है और वो टिप्पणी करता है कि अब शो का टाइम चालू हो चुका है, जो यात्री मेरे हत्थे चढ़े मैं तो उनको मार दूंगा। रूसो इतना उत्साहित होता है कि वो अपने आप से कहता है, यार इतनी खुश हूँ मैं कि पता नहीं मैं सो पाऊंगा कि भी नहीं। और वो कहता है, मैं हर उस आदमी को मार दूंगा जो लुआ से ज़्यादा जीने की तमन्ना रखता है। लुआ उसकी गर्लफ्रेंड होती है। टेड रूसो लुआ से कहता है कि सबसे पहले तुम मत मर जाना, औरों को मारने के चक्कर में पता चले तुम ही स्वर्ग की तरफ निकल ली। इसके बाद हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं जिनका नाम होता है रैंडी एंड पेजो, जो कि बड़े अपने आप में तीरंदाज बन रहे होते हैं। एक जादू का करतब कर रहा होता है रैंडी, अपने हाथ में लेदर का दस्ताना बन के उस पर आग लगा लेता है। पता है लेदर के दस्ताने पे तो आग लगेगी नहीं, ये बात हमारे पैसों को भी पता होती है, तो पैसों भी यही करता है और इसी बीच आग लग जाती है। वो आग इतनी लग जाती है कि कहा जाता है कि वानर नाम का एक बूढ़ा आदमी एक बंधे हुए मतलब जो माउस होता है उसको अपने हथौड़े से पीटता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। क्या देखते हैं कि जैसे ही उसने उस माउस को मारा, उसका खून उसकी बॉडी से निकल गया, लेकिन वापस से खून उसकी बॉडी में जाने लगा। इसका मतलब उसमें भी इमोर्टेलिटी की शक्ति आ गई थी उस चूहे के अंदर, जो कि बानर्स ने एक्सपेरिमेंट किया था। और बानर से देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने हथौड़े को हवा में फेंक देता है। लेकिन वो देखता है कि उन दो जो गधे बाहर खड़े रहते हैं उनकी लगाई हुई आग उसके ही घर में आ जाती है और उसकी जितनी भी रिसर्च होती है वो सब जलने लग जाती है। तो वो बड़ी मुश्किल से अपने दो सैंपल्स को उठाता है, अपने साथ रखता है और वहाँ से भाग जाता है। वो देखता है कि उसकी सारी मेहनत तबाह हो गई, लेकिन शुक्र है उसकी जो दो बोतल्स में उसका जो फार्मूला होता है वो प्रिजर्व रहता है। दिखाया जाता है कि ईव और बेंजामिन उसी जली हुई आग जहाँ पे आग लगी थी वहाँ पे पहुँच जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ताकि वो अपने न्यूज़पेपर को उस जगह का छाप सकें। हीरो जो होता है मीज़ा को लेके आग की तरफ भागता है ताकि वो मदद कर सके। तो मीज़ा बोलता है कि ये सब फायर फाइटर का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन हीरो को तो हीरो बनने का शौक था, वो जैसे ही उसकी तरफ भागता है वो गलती से एनी से टकरा जाता है, क्योंकि वे एक वो थी फायर फाइटर थी। वह उससे माफ़ी मांगता और इस वहाँ से भाग जाती है। फिर वो एनिस के पीछे भागता है लिटिल इटलियों की छोटी छोटी गलियों में, जब एक डेलस और कंपनी को ब्रॉन्ज पर हमला करते हुए दिखाई देता है। कोई बूढ़ा आदमी है जो जिसके पास इमोर्टेलिटी का फंक्शन है, जो मैंने आपको पहले बताया था। मुझे पता है इसके पात्र काफ़ी कंफ्यूजिंग है, टेंशन ना लीजिए, मैं धीरे धीरे आपको एक पूरी समरी बना दूंगा इस पूरी जितनी भी है। उसके बाद फिरो की लड़ाई डेलस और डेलस के चार आदमी से होती है। वो बड़ी ही आसानी से डेलस के सारे आदमी को मार देता है, मतलब पीट देता है। और डेलस एक चाकू निकालता है, जैसे ही वो चाकू निकालता है डेलस वो हमारा फिरो उसे भी बड़ी आसानी से पीट देता है। फिरो उस बूढ़े आदमी से पूछता है, ये क्या भाई तुम ठीक हो? तो बूढ़ा आदमी एक बार तो फिरो को नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि उसके टोकरे के अंदर वो इमोर्टेलिटी का फॉर्मूला है। और ये बॉक्स पर फिरो की जिज्ञासा को देख के वो थोड़ा सहम जाता है। आदमी फिरो से डरता है और घुटने के बल बैठ जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वो फिरो को भी एक चोरी समझ रहा होता है। हमें 1931 की तरफ मुड़ता है, जहाँ पे लेमस ने फर्स्ट क्लास में डाइनिंग कार जो होती है जहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठते हैं उनकी तरफ मशीन गन दान देता है, और निक ने अपने चक्कू को सेकंड क्लास की ओर दाग रखा होता है। वो सारे यात्रियों को फ्रीज होने के लिए कहता है। चक्कू वाला आदमी और हैंड जिसके पास गन होती है उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। जो गन वाला आदमी होता है वो चक्कू वाले आदमी को मार देता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिरो होता है। फिरो तो वैसे भी यहाँ पे लोगों को सिर्फ मार काट मचाने आया हुआ होता है। हमें इस कहानी के 10 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है शिकागो शहर के अंदर, जहाँ पे फिरो का जो दादा होता है मतलब चाचा होता है वो इस पूरे एजेंडा को ड्रॉ कर रहा होता है। इतने में ही वहाँ पे फिरो आता है अपने कुछ आदमियों को लेके, और वो अपने चाचा को धमकाता है कि ये सारा बिजनेस तो वैसे भी मेरा है, मैं तो चाह रहा हूँ शाम को मार काट करने के लिए और जो डेलस गुस्ताव है उसको पकड़ने के लिए, ताकि उससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके आज तक उसने जिस आदमी को मारा है। वो कहता है मुझे इस काम में मज़ा आता है लोगों को मारने में। ये सुन के उसका चाचा बहुत घबरा जाता है और वो कहता है तुम्हें जिसको मारना है उसको मारो, लेकिन मेरा नाम कहीं पे बीच में नहीं आना चाहिए। इसके बाद हमें जकूसी दिखाया जाता है, वो छोटा बच्चा वो दोनों कंडक्टरों की लाश देख के काफ़ी घबरा जाता है और उसे पता चलता है कि रेल ट्रेसर को रोकने में बहुत देर हो चुकी है। कुछ समय पहले का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पे इसाक और मारिया शॉपिंग कर रहे होते हैं बाहर की तरफ ट्रेन में चढ़ने से पहले। तो उनकी टक्कर किसी कार से हो जाती है जहाँ पे गुस्तावो फैमिली का मेन लीडर बैठा रहता है जो इमॉर्टेलिटी का फॉर्मूला चुराना चाहता है। लेकिन गुस्ताव और मारिया को ज़्यादा चोट नहीं आती क्योंकि कार की स्पीड काफ़ी धीरे होती है। ये जब बात उसको पता चलती है मेन लीडर को, तो वो कहता है कोई बात नहीं, आगे चलो मारिया। 1930 में
एनिस और सिलिजार्ड जो कि मेल लीडर होता है ना, वो ग्रैंड स्टेशन पे आते हैं इमारत में। वो सिजिलार्ड फर्श के खिलाफ अपनी एडी को उछालता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके सामने 1-2 फीट का चाल खोल देता है। आदमी ने सिजुलाट को सम्मान के साथ बधाई दी। वह ये बताता भी है कि ये एक लंबा समय रहा है और उन्हें उसे आखिरी बार देखना है कि ब्रॉन ने जो फार्मूला बनाया था वो फार्मूला मुझे चाहिए ताकि मैं और कुछ समय और जी सकूं। यह सुन के सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसे बधाइयाँ भी देते हैं श्रीजाड़ को। मैंने एपिसोड दूसरा, तीसरा, चौथा कंप्लीट कर दिया है। मैं इसका एपिसोड 5 कर लेके बाकी के एपिसोड कर लेके आऊँगा, तो कृपया मेरे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर